हेलो एवरीवन। आज हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स जब क्लास 12th में इसको पहली बार पढ़ते हैं और उनको ये लगता है कि दिस इज वन ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक इन मैथमेटिक्स, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आई हैव सीन कि वो इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं। लेकिन द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक इसको रियलाइज हम कब करते हैं, जब हम बीटेक कर रहे होते हैं या दूसरे कोर्सेज रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस सीख रहे होते हैं। वहां पे भी हमारे पास ये जो इंटीग्रेशन है ये बेसिक टूल की तरह से यूज किया जाता है। सो अभी से अगर हम इसको समझ के सीख के लेंगे तो आगे जा करके वी विल नॉट बी हैविंग एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग हायर मैथमेटिक्स, जो कि हम इंजीनियरिंग में और बाकी सारे कोर्सेज में यूज करते हैं। तो आज हम समझ लेते हैं सबसे पहले व्हाट इज दिस इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, आखिर में ये होता क्या है। हमें पता है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इस फंक्शन का डेरिवेटिव हमने पढ़ा हुआ है जो कि हम डिनोट करते हैं d ओवर dx से। इसका डेरिवेटिव अगर हम निकालें तो हमें मिलता है 2 टाइम्स ऑफ x। मतलब अगर x स्क्वायर पर डेरिवेटिव लेते हैं तो वी विल गेट 2x। इंटीग्रेशन में हम आगे सीखेंगे कि जो x का इंटीग्रेशन होता है उसको हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर ओवर 2। तो यहाँ पे अगर हम 2x का इंटीग्रेशन करने की कोशिश करें हमें क्या मिलेगा, इट विल बी नथिंग बट 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर बाय 2 व्हिच इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर। करेक्ट। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस होते हैं। मतलब इस फंक्शन को डेरिवेटिव लेने पे हमें 2x मिला, अगर हमें ओरिजिनल फंक्शन फिर से चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को फिर से इंटीग्रेट करेंगे, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटीग्रेट किया तो हमें वो फंक्शन फिर से वापस मिल गया। हम यहाँ पे जब भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं तो उस केस में जो भी हमारा आंसर आता है उसके साथ हम एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हमेशा ऐड करते हैं, जिसको मोस्ट ऑफ द टाइम हम c से डिनोट करते हैं। इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको बेसिकली it is called as the constant of integration। अब ये आखिर में आता क्यों है, तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, लेट अस से हमें पता है कि जो डेरिवेटिव होता है ऑफ एनी कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0, क्योंकि वो कभी भी चेंज नहीं होता। सो जब कोई चीज चेंज नहीं होगा तो उसका डेरिवेटिव, बेसिकली डेरिवेटिव होता ही यही है कि चेंज कितना आया किसी पर्टिकुलर फंक्शन में या वैल्यू में। तो वैल्यू तो कभी चेंज नहीं होने वाला बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट, सो उसका डेरिवेटिव हमें 0 मिलता है। तो अगर हम कंसिडर करें व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, सो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें पता है 2x होता है और 1 का डेरिवेटिव हमें मिलेगा 0। मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव है 2x। सो अगर हम 2x को इंटीग्रेट करेंगे we will get this back। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें 2x का जब हमने इंटीग्रेशन किया तो हमें मिला एक्स स्क्वायर, और ये जो c है ये उसी लिए हम यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 1। वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 लूं देन आल्सो वी आर गोइंग टू गेट सेम थिंग 2x ओनली। सो यहाँ पे भी अगर हम 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो कांस्टेंट है वो चेंज हो गया -1। अनदर एग्जांपल अगर सिंपल एक्स स्क्वायर लेंगे तो भी हमें यहाँ पे केवल क्या मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स। उसका भी एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें एक्स स्क्वायर मिलेगा। सो इससे हम ये समझ पा रहे हैं कि जिस तरीके से एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो है 2x, लेकिन जब हम 2x से एक्स स्क्वायर जाने की कोशिश करते हैं तो हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, और वहां पे हम ये देख पा रहे हैं या तो फंक्शन एक्स स्क्वायर हो, 2x का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें, जब हम 2x का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें अलग अलग फंक्शन मिल रहा है। वो एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स स्क्वायर -1 भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर +1 भी हो सकता है। इन जनरल इसी को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस सी, क्योंकि ये कांस्टेंट ऑफ जो इंटीग्रेशन है इसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है यहाँ पे, तो वो कुछ भी हो सकता है। दैट्स व्हाई हम यहाँ पे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में प्लस सी का यूज करते हैं।
you are getting this. So जब भी हमें एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना हो किसी भी फंक्शन का, बेसिकली एंटी डेरिवेटिव को ही इंडेफिनिट इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम, या बेसिकली अगर मैं कहूँ तो हमेशा ही एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हम ऐड करते हैं। तो हमें यहाँ से क्या देखा कि जब भी हम किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट किया हमने, ये एक पर्टिकुलर फंक्शन है, इसको इंटीग्रेट किया तो हमें एक नया फंक्शन मिला। उसी तरीके से यहाँ पे 2x को इंटीग्रेट किया तो हमें एक नया फंक्शन मिला। ये जो फंक्शन है बेसिकली एक सिंगल फंक्शन नहीं है, बेसिकली दिस इज द फैमिली ऑफ फंक्शन, और वी कैन से फैमिली ऑफ कर्व्स। इसको अगर हम दूसरे लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने देखा अभी कि अगर मैं एक्स स्क्वायर लेता और एक्स लेता हूँ सिंपली, सो वी आर गेटिंग इट्स इंटीग्रेशन एज एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये फॉर्मूला हम आगे देखेंगे। अभी के लिए बस हमें ध्यान देना है कि इस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है वो कुछ इस तरीके से, और हमने ये भी देखा कि जो c का वैल्यू है वो कुछ भी हो सकता है, इट इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो अगर हम इस फंक्शन का टेकिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ c ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करें, लेट अस से हमारे पास एक फंक्शन है f(x) एक्स स्क्वायर ओवर 2, c को मैंने 0 लिया। एक दूसरा फंक्शन एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस 1, दूसरा फंक्शन अगर हम कंसिडर करें कोई और एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस 1। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस मिलेंगे, और इनका जब हम कर्व ड्रॉ करेंगे, ग्राफ बेसिकली, जैसे इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करूं, सो दिस इज आवर एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हमारा ग्राफ होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 का। सिमिलरली अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 को ड्रॉ करने की कोशिश करें, सो दिस इज द कर्व वी विल गेट एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस 1। वैसे ही एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस 1। तो हम देख पा रहे हैं कि ये बेसिकली कर्व सारे सेम ही है, सबका स्लोप अगर हम देखेंगे दैट विल बी सेम। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, एक फैमिली ऑफ कर्व मिला। ऐसे हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी कर्व्स आएंगे, तो दैट इज व्हाई एक कर्व सारे को अगर हम देखेंगे तो एक फैमिली ऑफ कर्व बनाती है, और हमें इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करने पर वही जो आंसर मिलता है वो फैमिली ऑफ कर्व ही होता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करने पे जो फाइनल आंसर होता है दैट इज बेसिकली अ फैमिली ऑफ कर्व। फैमिली क्यों बन जाता है, क्योंकि c का डिफरेंट वैल्यूज लेने की वजह से। सो ये तो हमारे पास हो गया उसका एक मीनिंग, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अब सबसे पहली चीज हमें इन चीजों को ध्यान में रखना होता है, दीज आर द फंडामेंटल फॉर्मूलाज जो कि हम इंटीग्रेशन के समय यूज करते हैं। हम इसको कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं वी हैव द फर्स्ट फॉर्मूला कि जो x रेज टू n है, लेट मी इंसर्ट अ न्यू स्लाइड हियर। अगर हम x रेज टू n के इंटीग्रेशन की बात करें तो यहाँ पे वी गेट समथिंग लाइक दिस, x रेज टू n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। मतलब जो भी फंक्शन का पावर दिया हुआ है, यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि n की वैल्यू हम माइनस 1 नहीं ले सकते, सबसे पहली चीज, क्योंकि अगर हम नेगेटिव 1 लेंगे तो डिनोमिनेटर में हमें 0 मिलेगा, that is not possible, so ये possibility हम हटा देते हैं। x raised to n in general उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो इस तरीके से हम लिखते हैं, पावर को 1 से हमने क्या किया, इंक्रीज किया, और उसी से हमने इसको डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास फंक्शन है x स्क्वायर dx, तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, तो हमें क्या करना है, पावर को 1 से इंक्रीज करना है। सो पावर विल बी इंक्रीज्ड बाय 1, दैट इज 2 प्लस 1, और उसी से हमको डिवाइड करना है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हमें नहीं बोलना है, प्लस c ऐड करना। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x का क्यूब प्लस ओवर 3 प्लस c। मान लेते हैं हमारे पास एक अलग फंक्शन है x रेज टू माइनस 3 dx। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, माइनस 3। सो पावर को 1 से इंक्रीज करना है, तो माइनस 3 प्लस 1 हम करेंगे, और उसी पावर से हमें डिवाइड करना है। सो और प्लस c करना ना भूलें। So simplifying this, what we get, x square minus 2 over minus 2 plus ये constant of integration। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर मैं कहूँ what is x raised to minus 1 dx,
तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, पावर को 1 से इंक्रीज करके डिवाइडेड बाय द सेम पावर? नहीं, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमें -1 + 1 करने पे 0 ऑब्टेन होगा, इसीलिए हमने इस पॉसिबिलिटी को ही हटा दिया बाय टेकिंग n नॉट इक्वल टू -1. सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला दैट वी यूज. अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की, तो ये हमें ध्यान में रखना है कि जब x रेज टू -1 आ गया इंटीग्रेशन में, तो उसके लिए हमने एक अलग से फॉर्मूला है x रेज टू -1 dx को बेसिकली हम ये भी लिख सकते हैं 1/x dx. ये हमें पता है, we are using this property. a raised to -m को हम लिख सकते हैं 1/a raised to m. So 1/x dx जब भी हमारा इंटीग्रेशन इस फॉर्म में होगा, डायरेक्ट लिखते हैं this is nothing but log of x plus the constant of integration. So this is the second formula. ये हमारा पहला फॉर्मूला था. नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करें, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसका या तो डेरिवेटिव ले या उसका इंटीग्रेशन करें हम, वी ऑलवेज गेट द सेम वैल्यू. तो e रेज टू x का डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन हमेशा सेम होता है. नाउ अगर e के जगह पे, एक्सपोनेंट के जगह पे हमारे पास इन जनरल कोई दूसरा नंबर दिया हुआ है a की पावर x dx, सो दिस इज रिटन एज a रेज टू x डिवाइडेड बाय log of a plus. तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दिया हुआ इंटीग्रेशन ऑफ 2 रेज टू x dx, तो इसका आंसर व्हाट वी गेट इज 2 रेज टू x डिवाइडेड बाय log ऑफ a का वैल्यू अभी 2 हमें दे रखा है डिवाइडेड बाय log ऑफ 2 प्लस c. सो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस केस में. सो ये हमारा है नेक्स्ट फॉर्मूला. कुछ और फॉर्मूलाज को हम एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे. So next formula is अब हम आ जाते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज पे. सो हमें ये ध्यान रखना होगा, साइन x का जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं दैट इज नथिंग बट माइनस कोसाइन ऑफ x प्लस c. देन इंटीग्रेशन ऑफ कोसाइन x इज गिवन एज साइन ऑफ x प्लस c. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट फॉर्मूला. सो दिस इज नथिंग बट सेक स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है इट इज गिवन एज tan ऑफ x प्लस c, और कोसेक स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है इट इज नथिंग बट माइनस कॉट ऑफ x प्लस c. एंड देन वी हैव सेक x tan x. सेक x tan x का इंटीग्रेशन इज सेक x. सिमिलरली कोसेक x cot x अगर हमारे पास है कोसेक x cot x, तो उसका जो इंटीग्रेशन होता है इट इज माइनस कोसेक x प्लस c. तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज हैं इंटीग्रेशन के जो कि हमें ध्यान में रखने. सो ये फंडामेंटल फॉर्मूलाज को हमने अभी के लिए समझा. इन द नेक्स्ट लेक्चर हम एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरीके से हम इन फॉर्मूलाज को फर्दर कुछ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स के लिए यूज कर सकते हैं. Hope you understood this video. Thank you for watching.